किसी का मोहताज होना एक बहुत ही बड़ा दर्द है। उस पर मेरी पत्नी की हरकतें मुझे और भी शक में डाल रही थी। मैंने बड़ी बेबसी से अपनी मुर्दा टांगों को देखा था, जो चलने फिरने के काबिल न थी। मुश्किल से मैंने व्हील चेयर को अपने बेड के पास किया और अपने हाथों से बेजान टांगों को बेड से नीचे किया और व्हील चेयर पर बैठ गया। यह सब करने में ही मेरे पसीने छूट गए थे। मैं पूरी तरह से हाँफ रहा था। रात के अंधेरे में सामने वाले कमरे से मेरी पत्नी की आने वाली आवाज़ों ने मेरे होश उड़ा दिए थे। वह रोज़ मुझे दवा खिलाकर मेरे कमरे से निकलकर सामने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती थी। रात की खामोशी में मुझे अपनी बीवी की अजीबो-गरीब सी आवाज़ें आती थी कि जिसे सुनकर ही मेरा कलेजा फटने लगता था। रात भर मैं सुकून से सो नहीं पाता था। फिर वह दरवाज़ा सुबह ही खुलता था और जब मेरी बीवी कमरे से बाहर आती तो चेहरे पर एक मुस्कुराहट सजी होती थी। उसका हसीन रूप उस वक्त और भी जगमगा रहा होता था। उसके गीले बाल मेरी जान निकलने लगते थे जब मैं पूछता कि तुम रात को मेरे साथ क्यों नहीं सोई, उठकर क्यों चली जाती हो, तो वह कोई भी जवाब न देती, बस एक अजीब सी मुस्कुराती हुई नज़र मेरे बेजान पैरों पर डालती, जैसे वो कह रही हो कि तुम एक अपाहिज मर्द मुझे दे ही क्या सकते हो। वह मुझसे मुंह से कुछ न कहती थी और उसकी चुप्पी मुझे अंदर ही अंदर से मार रही थी। पूरा दिन वह मेरा ख्याल रखती थी, मुझे खाना भी अपने हाथ से खिलाती थी, लेकिन रात को खूबसूरत सी साड़ी पहनती और अच्छे से तैयार होती और दूसरे कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती। रात भर जो तकलीफ़ वह मुझे देती थी, मेरे लिए वह मेरी जान निकालने के लिए काफ़ी था। औरत का सजना संवरना बेमायने नहीं होता। एक बार मैंने खाना खाते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और उसे कहने लगा, मुस्कान, तुम रात को मेरे पास ही रहोगी, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती। तुम तो जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। देखना, बहुत जल्द मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँगा, चलने फिरने लगूँगा। मेरी आंखें बेबसी के मारे गीले हो गई थी। यह मेरी बेबसी की आखिरी हद थी। जो तकलीफ़, जो दर्द मैं रातों को सह रहा था, वह मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं क्या कोई भी ये मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसकी पत्नी सच सवर दूसरे कमरे में चली जाए और पति को अकेला कमरे में छोड़ जाए। उसने मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाया, फिर खाना उठाकर मेरे पास से चली गई। मैं व्हील चेयर से चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। वह किचन में थी, खाने के बर्तन धो रही थी। मैं उसके पीछे आ गया। मैंने कहा, डॉक्टर, मुझे उम्मीद दिला रहे हैं कि मैं चलने लगूंगा, मेरी टांगें फिर से ठीक हो जाएगी, फिर हम दोनों दोबारा से अपनी ज़िंदगी। मेरी बात पर एक कांच का गिलास जोर से मुस्कान ने ज़मीन पर गिराया था। वह गुस्से से मेरी व्हील चेयर पकड़े मुझे बाहर गैलरी में ले आई। 8वीं मंजिल से नीचे देखते हुए भी डर महसूस होता था। कहने लगी, तुम यूं ही मोहताज और अपाहिज ही अच्छे लगते हो, समझे। अगर तुमने अपने ठीक होने की बात की तो यहाँ से नीचे फेंक दूंगी। भगवान करे तुम कभी ठीक ना हो, ऐसे ही रहो बेबस मोहताज, दूसरों के सहारे ज़िंदगी गुजारो। वह बड़े गुस्से और कहर भरी नज़रों से मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में इतनी नफरत भरी हुई थी कि एक पल के लिए मैं सहम गया था। गैलरी की दीवारें ज़्यादा ऊंची नहीं थी, वो मुझे आगे कर चुकी थी। नीचे का मंजर देखकर मेरी जान निकली थी। उसकी आंखें उस समय ना जाने किस जज्बे से लाल हो रही थी। वह गुस्से से लंबे लंबे सांस भर रही थी। फिर मेरी व्हील चेयर पीछे कर दी, मुझे मेरे कमरे में ले आई, मुझे बेड पर सहारा देकर लेटा दिया और दवा खिलाकर मेरे कमरे का दरवाज़ा पूरा खोलकर सामने कमरे में चली गई। ज़ोर से उस दरवाजे को बंद कर दिया जिस कमरे में वह आजकल रहने लगी थी। उस कमरे का एक दरवाज़ा बाहरी तरफ भी खुलता था। जिस तरह की आवाज़ें उसके कमरे से आती थी, वह सुनकर मैं मौत की तरफ जा रहा था। मुझे अपनी बेजान टांगों पर अब गुस्सा आने लगा था। मैंने बेबसी से अपनी टांगों पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। मगर मैं ठीक होता तो जान से मार डालता उस आदमी को जिसके साथ मेरी पत्नी हंस हंस कर बातें कर रही थी। उस बंद कमरे में और भी ना जाने क्या क्या कर रहे थे। जब एक मर्द और औरत कमरे में तन्हा होते हैं तो इससे आगे का ख्याल सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती थी। लेकिन मैं मजबूर था। एक बार मैंने ठान लिया कि मैं आज उस आदमी को छोड़ूंगा नहीं। इसलिए बड़ी मुश्किल से मैं व्हीलचेयर पर बैठा और साइड टेबल से पिस्टल निकाली और कमरे से बाहर निकल गया। सामने कमरे से अब भी हंसने और बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। मैं कमरे की हॉल में झांक कर देखा। जो मंजर देख मेरी आंखों ने देखा, मेरे होश उड़ गए थे। मैंने गुस्से से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया,
जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने खड़े आदमी को देखकर मेरे हाथ में पकड़ी पिस्टल गिर चुकी थी, क्योंकि सामने तो मेरा ही वो अपने होश उड़ाने वाला हुस्न लिए मेरे सामने बैठी थी। मुझे उलझी हुई नज़रों से देख रही थी। मैंने अपने मुंह से सिगरेट का लंबा सा कश लेकर धुआं उड़ाते हुए कहा, मिस मुस्कान, मेरी तरफ से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। आप अपने फैसले पर आज़ाद हैं। एक तरफ 20 लाख का चेक था और दूसरी तरफ मैरिज पेपर। मैंने अपनी गन चेयर पर टेक लगाते हुए उस हसीन लड़की के चेहरे की बेबसी को देखा और मन ही मन मुस्कुराया था। उसकी नज़रें कभी 20 लाख के चेक पर जाकर टिक जाती, जिसकी उसे उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो कभी उन पेपरों पर जिन पर साइन करके वह मेरी पत्नी बन जाती। औरत अगर हसीन हो और ऊपर से बेबस और मजबूर भी हो, तो उसकी बेबसी से खेलने में मुझे और भी मज़ा आता है। इसलिए मैं जिस कदर मुस्कान की बेबसी से मज़ा उठा सकता था, उठा रहा था। उसकी आंखों में झिलमिलाते आंसू मेरे अंदर अकड़ कर बैठा। मेरी अना को बहुत ही सुकून पहुंच रहा था। उस लड़की के लिए शायद यह फैसला करना बहुत मुश्किल था। मैंने मुस्कान को दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था। उसका बाप इस समय अस्पताल के आईसीयू में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था और अपने बाप की ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू लिए मेरे सामने बेबस बैठी थी। उस वक्त उसकी गीली गुलाबी आंखें मेरा चैन चुरा रही थी। फिर उसने कांपते हाथों से पेपर पर साइन कर दिए। मेरे चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट छा गई थी। मैं समझा कि मैंने फिर एक नाजुक सी कली को खरीद लिया है। उसे भी 4 दिन अपने कमरे की शोभा बनाऊंगा और फिर किसी फालतू चीज़ की तरह से फेंक दूंगा। मुस्कान के साथ मेरी शादी पहली शादी थी। इससे पहले मैंने जितनी भी लड़कियों का इस्तेमाल किया था, बिना शादी के ही उनके साथ रातें रंगीन करता था और जब मन भर जाता तो उन्हें छोड़ देता था। लेकिन मुस्कान से शादी मुस्कान की शर्त थी। जब उसने मेरी शर्त मानी थी, तो मजबूरी में मैंने भी उसकी शर्त मान ली थी। मेरे लिए औरत शायद इतनी ही अहम थी कि जिसके साथ कुछ दिन या कुछ महीने गुजर जाए। मगर मैं नहीं जानता था कि मुस्कान किस आफत का नाम है। वह कोई आम लड़की न थी, बहुत बड़ी बला थी। हाँ, वह एक बला ही थी जो मुझे निगल गई। मैंने बड़ी खुशी से मुस्कान के साइन किए हुए शादी के पेपर्स को उठाया था और अपना भी साइन कर दिया। मेरे ऑफिस के मेरे रूम की तीसरी कुर्सी पर वकील भी बैठा हुआ था। उन्होंने बाकी की कार्रवाई की थी। अब वह हसीन सी लड़की मुस्कान खतरी से मुस्कान डोगरा बन गई थी। विकास डोगरा की पत्नी बन चुकी थी। लेकिन बस कुछ ही महीनों के लिए, जब तक मेरा उससे दिल नहीं भर जाता। मैंने एक गिरी हुई सी नज़र मुस्कान पर डाली थी। वह सिर्फ मेरा दिल बहलाने के लिए थी। उसने जल्दी से वह 20 लाख का चेक उठाया और मेरे ऑफिस से बाहर जाने लगी। लेकिन मेरी पुकार पर उसके कदम रुक गए थे। मैंने कहा, मुस्कान, यह चेक मेरा ड्राइवर अस्पताल पहुंचा देगा। तुम मेरे साथ मेरे फ्लैट में चलोगी, क्योंकि आज हमारी शादी की पहली रात होगी, जो मैं बर्बाद नहीं करना चाहता। मुझ में इतना सब्र नहीं था कि उसके इंतज़ार में अपना टाइम बर्बाद करता। उसने पलटकर मुझे तड़प कर देखा था। कहने लगी, मेरा बाप जख्मी हालात में अस्पताल में पड़ा है। मैं नहीं जानती वह जिंदा भी बचेगा कि नहीं, इसलिए भगवान के लिए एक रात मुझे मेरे बाप के पास गुजारने दो। मैं वादा करती हूँ, खुद ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। उसने हाथ जोड़ते हुए मुझसे विनती की थी, लेकिन मैं इतना रहमदिल नहीं था। अगर रहमदिल होता तो मुस्कान की मजबूरी का यूँ फ़ायदा ना उठाता। मैं अपनी पैंट की जेब में हाथ डाले धीरे से चलता हुआ उसके पास आ गया। मैंने कहा, तुम्हारे बाप को इस समय इस चेक की ज़रूरत है, तुम्हारी नहीं। और यह चेक बहुत ही आराम से तुम्हारे बाप तक पहुंच जाएगा। और प्लीज़ अब मुझे बोर मत करो। कब से मुझे इन पलों का इंतज़ार था। यह कहकर मैंने उसकी कलाई पकड़ी और उसे अपने साथ ले जाने लगा। वह पूरे रास्ते मेरे हाथ जोड़ती रही, मुझसे मिन्नतें करती रही। वो मुझसे बस कुछ ही घंटे मांग रही थी कि मुझे मेरे पापा के पास भेज दो। लेकिन मुझे तो जैसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, सिवाय उसे थप्पड़ की गूंज के, जो कुछ दिन पहले इसी लड़की ने मेरे मुंह पर मारा था। मेरे अंदर लगी आग शायद उसकी बेबसी और बहते आंसू देखकर ही बुझनी थी। इसलिए मैं बस गाड़ी चलाता रहा, उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैं एक बहुत ही अमीर और अय्याश टाइप का 30 साल का नौजवान था। इतने तो शायद किसी ने कपड़े नहीं बदले होंगे जितनी मैं लड़कियों को खरीद कर किसी फालतू चीज की तरह फेंक चुका था। दौलत की रेल पेल थी, किसी चीज की कोई कमी न थी। मैंने शादी भी अभी तक इसलिए नहीं की थी कि मुझे किसी एक औरत के साथ जिंदगी नहीं गुजारनी थी। आज तक कोई ऐसी मिली ही नहीं थी कि कुछ रातों की संगत के बाद भी मेरे दिल को भा जाती,
मैं मुस्कान को उसकी कलाई से खींचता हुआ अपने फ्लैट पर ले आया। फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर मैं उसे घसीटता हुआ अंदर कमरे तक ले आया था और उसे बेड पर धक्का दे दिया। वह आंसू बहा रही थी। मैंने कहा, 20 लाख दिए हैं ना, नहीं मरेगा तुम्हारा वह बीमार और बुढ़ा बाप, इसलिए यह रोना धोना बंद करो। और फिर अलमारी से निकाल कर उसे वही गाउन दिया जो कुछ दिन पहले मैंने उसे दिया था, और बदले में उस गरीब घराने की लड़की ने मेरे मुंह पर गाउन दे मारा था और मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर मुझे अपनी शराफत की बात करके गई थी कि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो पैसों की खातिर इज्जत बेच देती हूँ। और आज मैंने उसे उसी मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था। सिर्फ 20 लाख के बदले वह उस समय मेरी खरीदी गुलाम बन चुकी थी। जब तक कि मेरा दिल भरता मैं उसका इस्तेमाल करता, और जब मेरा दिल उससे भर जाता मैं उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल सकता था। हालांकि कुछ दिन पहले भी मैंने उसे 20 लाख का ही चेक दिया था, और वजह उसका बेपनाह हुस्न था जिसने मेरे होश हवास उड़ा के रख दिए थे। मैंने उसके हुस्न की कीमत पहले भी इतनी ही लगाई थी, लेकिन बदले में उसने मुझे थप्पड़ मार दिया था। मैं चाहता तो उसी रात उसे ज़बरदस्ती अगवा करके भी अपने दिल में लगी आग को शांत कर सकता था, लेकिन नहीं, मुझे उस बेबस और मजबूर लड़की की बेबसी को देखना था। मैं चाहता था कि वह खुद मेरे पास रोते हुए, मदद मांगती हुए यहाँ आए, मेरे सामने हाथ जोड़कर रोए, गिड़गिड़ाए, तब जाके मेरे दिल को सुकून मिलता। फिर ऐसा ही हुआ था। वह आज मेरे सामने उसी गाउन में मौजूद थी जिसमें मैं उसे देखना चाहता था। नीट का खूबसूरत सा गाउन उसके बदन की खूबसूरती को छलक कर बाहर आ गई थी। वह अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही थी और उसकी यह हरकत देखकर मेरी लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। मैंने कहा, अब कोई फ़ायदा नहीं है खुद को मुझसे छुपाने का। अब तुम मेरी बन चुकी हो और मैं तुम्हारे साथ वह सब कुछ कर सकता हूँ जो मेरा दिल चाहेगा। मेरे कहने पर वह तड़प उठी थी। कहने लगी, नफ़रत है मुझे तुम जैसे अमीर बिगड़े हुए लड़कों से। तुमने सिर्फ मेरा शरीर पाया है, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफ़रत भरी है। मैं अपने बाप की जान बचाने की खातिर खुद को तुम्हारे हाथों बेच चुकी हूँ, या यूँ कहो, मैं अपनी ज़िंदगी अपने बाप की खातिर दांव पर लगा दी है। उसकी इतनी नफ़रत भरी बातें सुनकर मेरे शरीर में आग सी दौड़ गई थी। मैंने कसकर उसको अपनी बाहों के शिकंजे में जकड़ा था, इतनी ज़ोर से कि उसकी सिसकी निकल गई थी। मैंने कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मुझसे चाहे जितनी भी नफ़रत करो, लेकिन कुछ दिन या फिर यूं ही कहो कुछ महीने तो मैं तुमसे खूब ढेर सारा प्यार करूँगा और अपने 20 लाख की कीमत वसूल करूँगा। उसके बाद तुम मुझसे आज़ाद हो। यह कहकर मैंने उसके खूबसूरत से बदन को चूम लिया था। उसके बाद मैंने वो सब कुछ पा लिया जिसकी मुझे ज़िद थी। मुस्कान मेरे पापा के ऑफिस में काम करने वाली एक छोटी सी वर्कर थी जिसकी तनख्वाह भी बहुत कम थी। एक बार मैं किसी काम की वजह से अपने पापा के ऑफिस में गया और उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स साइन करवाकर उनके कमरे से बाहर निकल गया कि तभी अचानक मेरी नज़र मुस्कान पर पड़ी, तो उसके होश उड़ाते हुस्न को देखकर मेरा दिमाग घूम कर रह गया था। ब्लैक ब्लैक कुर्ता, उस पर पिंक कलर का बड़ा सा दुपट्टा शोल्डर पर फैलाए, वह चुपचाप से कंप्यूटर की स्क्रीन पर नज़रें जमाए तेजी से कीबोर्ड पर उंगलियां चला रही थी। मेरे बस अचानक से ही नज़र उसकी तरफ उठी थी, लेकिन उसके हुस्न को देखकर तो नज़रें पलटना ही भूल गया था। शायद मेरी नज़रों की तपिश का असर था कि मुस्कान उलझन का शिकार हुई थी। औरतें खुद पर उठने वाली हर नज़र को पहचान जाती है, और यह शिकस्ती सेंस तो उनमें नेचुरल होता है। शायद इसलिए मुस्कान ने मुझे बड़ी नापसंदीदा नज़रों से घूरा था। मेरी मुस्कुराहट और भी गहरी हुई थी। मैं किसी काम से पापा के ऑफिस में आया था, लेकिन मुस्कान की खूबसूरती ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं वापस पापा के केबिन में गया। मैं उनसे मुस्कान के बारे में पूछा तो वह कहने लगे कि वह कुछ ही महीने पहले उनके ऑफिस में काम कर रही है। बहुत ही अच्छी और मेहनती लड़की है। मैंने कहा, मुझे भी एक ऐसी ही लड़की की ज़रूरत है। अगर आप मुस्कान से कहें कि वह मेरे ऑफिस में काम कर ले तो मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। मेरे पापा को भला क्या एतराज़ हो सकता था, और वैसे भी पापा मेरी किसी बात को टाल नहीं सकते थे। मैं उनकी इकलौती औलाद था। बस पापा को मेरी एक ही बात से प्रॉब्लम रहती थी कि मैं ज़िंदगी में मैच्योर कब होऊंगा। ए दिन लड़कियों से मेरी दोस्ती पर भी पापा सवाल उठाते रहते थे। मेरी माँ भी चाहती थी कि अब मैं शादी करके सेटल हो जाऊं, लेकिन मैं शादी के झंझटों में पड़ना नहीं चाहता था। मैं आज़ादी से खुलकर अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहता था। मैंने अपना एक अलग से
फ्लैट ले रखा था। ज़्यादातर मैं अपने इसी फ्लैट में रहता और लड़कियों को भी वहीं ले जाता था। मम्मी पापा के साथ बहुत कम रहता था। यूँ मुस्कान को मेरे ऑफिस में शिफ्ट कर दिया गया। मैंने सबसे पहले काम यही किया कि उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। वह खुश हो गई थी, लेकिन अब तक उसे मेरे इरादों की खबर तक नहीं थी। उसे काम करते कुछ हफ्ते गुजर गए थे। मैं उसे किसी भी काम के लिए कहता तो वह चुपचाप वह काम कर देती थी। मेरी किसी भी बात को ना नहीं करती थी, लेकिन उसने पहली बार मेरे काम के लिए ना कहा कि जब मैंने उससे कहा मेरे ऑफिस में काम करने की रूल कुछ अलग है। मुझे काम करने वाली लड़कियों का लुक मॉडर्न चाहिए, इसलिए अगर तुम यह जो बड़ा सा दुपट्टा ओढ़ कर रखती हो इसे उतार कर कुछ मॉडर्न कपड़े पहन कर काम करो तो अच्छा होगा, और उसके लिए मैं तुम्हारी तनख्वाह डबल कर दूंगा। मेरी बात सुनकर उसने कहा कि मैं जो कपड़े पहनती हूँ उनमें मैं खुद को कंफर्टेबल फील करती हूँ, मुझे अपना लुक चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैं तुम्हारे पापा के ऑफिस में काम करती थी तब भी उन्हें मुझसे कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए तुम मुझे वापस अपने पापा के ऑफिस में भेज दो तो अच्छा है, क्योंकि मुझे यह सब करना मंजूर नहीं है। उसके इनकार ने मेरे अंदर तो आग सी लगा दी थी। आज तक इतनी हिम्मत मेरे आगे किसी लड़की ने नहीं दिखाई थी। मैं यह तो अच्छी तरह जानता था कि ऐसी लड़कियां जो अपने घर की ख़राब हालात की वजह से कमाने के लिए बाहर निकलती हैं, खुद पर खुददारी के लेवल के तौर पर बड़ा सा दुपट्टा लपेट रखती है। अपना हुस्न छुपाकर हम जैसे अय्याश लड़कों के सामने खुद को इज्जतदार साबित करने का यह उनका एक पुराना हथकंडा है। इस टाइप की लड़कियां अपने हुस्न को छुपाकर इसकी कीमत बढ़ाती है, और फिर जब हम उनकी कीमत बढ़ाते हैं तो उनकी शराफत की चादर उतरने में देर नहीं लगती। इसलिए मैंने भी ऐसा ही किया था। मैंने अगले ही दिन बाद मुस्कान से कहा कि तुम्हें मेरे साथ एक बिजनेस लंच पर जाना है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। सबसे पहला सवाल उसने यह किया, क्या वह ऑफिस के टाइमिंग में वापस आ जाएगी, क्योंकि वह ज़्यादा देर नहीं रुक सकती। मैंने कहा हाँ, तुम ऑफिस टाइमिंग में ही लौट जाओगी। मेरी बात सुनकर वह मेरे साथ जाने को तैयार हो गई। मैं उसे एक रेस्टोरेंट में ले आया। मेरे कुछ क्लाइंट वहाँ मौजूद थे। मीटिंग और लंच के बाद वह चले गए। मैं मुस्कान को बहाने से उसे होटल के कमरे में ले आया, लेकिन जब मैंने उसे अपने इरादे के बारे में बताया तो वह गुस्से से लाल हो गई थी। मैंने 20 लाख का चेक और एक बेहुदा सा लिबास उसके सामने रख दिया और यह भी कहा कि जब तक चाहूँ तुम्हें यूज़ कर सकता हूँ, तुम मुझे इनकार नहीं करोगी। मैं जानता था कि वह अपनी कीमत कुछ बढ़ाना चाहेगी और 20 लाख की रकम भी कम ना थी, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने वह चेक और वह ड्रेस मेरे मुंह पर मारा और कहने लगी कि मैं एक शरीफ और इज़्ज़तदार घर की लड़की हूँ। वह मुझ पर एक नफ़रत भरी नज़र डालती हुई कमरे से बाहर चली गई थी। उसने मेरे ऑफिस की नौकरी भी छोड़ दी। यह बात मेरे जैसे अय्याश आदमी से कहाँ बर्दाश्त होनी थी। इसलिए सबसे पहले मैंने अपने पापा से मुस्कान की पूरी डिटेल ली और कहा कि वह भी मुस्कान को अपने ऑफिस में नौकरी पर ना रखे। मेरे पापा ने वजह पूछी, लेकिन मैं बस कह दिया वह लड़की ठीक नहीं है। मेरे पापा ने मेरी बात मान ली और मुस्कान को दोबारा नौकरी पर नहीं रखा। उसके बाद मैंने उसके बाप का एक्सीडेंट करवा दिया, उसे ज़िंदगी और मौत तक पहुंचा दिया। और अब जब वह मेरे पास मदद के लिए आई तो मैंने उसे साफ कह दिया कि मिस मुस्कान, अगर आप चाहती हैं कि मैं आपकी कुछ मदद करूं, तो अपनी शराफत या ख़ानदानी इज़्ज़त को मेरे ऑफिस से बाहर रख कर आइएगा। वो कहने लगी, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। मैंने कहा, कैसी शर्त? उसने कहा, तुम चाहे मुझे एक रात के लिए इस्तेमाल करो या फिर 4 रातों के लिए, या जब तक तुम्हारा मन करे तुम मुझे इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मुझे हाथ लगाने से पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। बिना शादी के तुम मुझे नहीं छुओगे। बेशक तुम मुझे चाहे एक रात के बाद तलाक दे देना, लेकिन मैं बिना शादी किए तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। उसकी बात सुनकर मैं दंग रह गया था, और फिर उसकी बात मेरे लिए एक एडवेंचर भी थी। आज से पहले मैंने कभी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं किया था। उसकी बात पर मैं ज़ोर से हंसा था और एक वकील को अपने कमरे में बुला लिया। खैर, यह शादी मुस्कान के लिए शादी होगी, लेकिन मेरे लिए यह कोई भी अहमियत नहीं रहती थी। वह मेरे लिए सिर्फ कुछ दिन या कुछ महीने की अय्याशी का सामान थी। आज वह लड़की मेरी बाहों में थी, मेरे ही फ्लैट के कमरे में मेरे बेड पर। अब बेबसी से आंसू बहा रही थी। उसकी अकड़ मैंने कुछ ही दिन में तोड़ कर रख दी थी। मेरे अंदर का हैवान परस्त इंसान इस कमज़ोरी सी लड़की से अपनी बात मनवा कर बहुत ही शांत हो चुका था। मुस्कान का बाप तड़प तड़प कर अस्पताल में दम तोड़ चुका था।
वह अगले दिन अस्पताल पहुंची तो बाप के मुर्दा शरीर को देखकर रोने लगी थी, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुस्कान का उसके बाप के अलावा और कोई नहीं था। कुछ दिन वह अपने बाप का मातम मनाती रही, लेकिन मेरे अंदर ना जाने क्यों उस लड़की की तलब अब दिन ब दिन बढ़ने लगी थी। हालांकि मेरा बदला पूरा हो चुका था, मैं उसे पत्नी बनाकर रखना नहीं चाहता था, लेकिन शायद उसके हुस्न का भूत मेरे सर से अभी उतरा नहीं था, इसलिए उसके घर से उसे वापस अपने फ्लैट पर ले आया। इस बार उसकी आंखों में मेरे लिए पहले से भी ज़्यादा नफरत थी, लेकिन मुझे कहाँ किसी बात की परवाह थी। मुझे लगा बस कुछ दिन का खुमार है, जैसे ही मुस्कान के हुस्न का खुमार मेरे सर से उतरेगा, मैं मुस्कान के मुंह पर तलाकनामा मारकर उसे चलता कर दूंगा। लेकिन वह तो किसी नशे की तरह मेरे अंदर उतरने लगी थी। हर बार वह मुझे पहले से ज़्यादा हसीन लगने लगती थी, इतनी कि मैं कई कई घंटे बस उसे देखता रहता था। हालांकि मुझे आज तक मुस्कान से बदले में मोहब्बत नहीं मिली थी। उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ एक ही जज्बा था, और वह था नफरत का। जितना मैं उसकी संगत में रहता, उतनी ही वह मुझे अच्छी लगने लगी थी। उसका उदास चेहरा भी मुझे लुभाने लगा था। एक बार वह बहुत बीमार हो गई थी और तब मेरी जान पर ही बन गई थी। उसे बुखार में तपते देखकर मेरा दिल तड़प उठा था। उस समय मुझ पर यह खुलासा हुआ कि मैं तो मुस्कान से मोहब्बत कर बैठा हूँ। उसकी तकलीफ़ मुझे बर्दाश्त नहीं हुई थी। मैं रात भर उसकी खातिर जागता रहा, उसका ख्याल रखता रहा। कुछ दिन में वह ठीक हो गई थी। 6 महीने गुजर चुके थे, लेकिन अब भी वह मेरी पत्नी थी। एक बार उसने मुझे खुद ही पूछ लिया कि तुम मुझे तलाक कब दोगे, क्योंकि यह तो मैं उसे पहले ही बता चुका था कि मैं उसके साथ कुछ दिन या फिर कुछ महीने ही रहूँगा। लेकिन अब मेरा इरादा बदल चुका था। मैं चाहता था कि वह यूं ही मेरे साथ हमेशा हमेशा रहे, और मैंने अपना यह इरादा उसे बता दिया। मेरी बात सुनकर उसने नफ़रत से मुझे देखा। कहने लगी, मुझे तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं गुजारनी। मुझे हर सूरत में तलाक चाहिए। तुमने तो खुद कहा था कि मुझे छोड़ दोगे। यह कहते हुए वह फूट फूट कर रो पड़ी थी। मैंने कहा, मुस्कान, यह मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं पता नहीं कब तुमसे दिल लगी करते करते तुमसे दिल लगा बैठा हूँ, इसलिए अब तुम्हें छोड़ नहीं सकता। मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठा हूँ, अब तुम्हारे बगैर जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। प्लीज़ मुस्कान, जो हुआ उसे भूल जाओ, और तुम भी मेरी मोहब्बत को स्वीकार कर लो। तुम जैसे यहाँ रह रही हो, रहती रहो। लेकिन वो मुझसे लड़ने लगी थी, कहने लगी मुझे छोड़ दो। उसकी हालात दीवानों जैसी होने लगी थी। वह मेरा पैर पकड़कर बुरी तरह से हाथ जोड़कर कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैं बहुत चाहा उसे समझाऊं, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी। मजबूरन मुझे उसे थप्पड़ मारना पड़ा। मैंने कहा, आज के बाद मुझे यह बात मत करना। तुम यूं ही मेरे साथ पूरी ज़िंदगी रहोगी, समझी। मैं यह कहकर ऑफिस के लिए घर से निकल गया। मुस्कान पर जो पागलपन का दौरा पड़ा था, उसे हटाने के लिए मुझे उसे थप्पड़ मारना पड़ा था। लेकिन अब मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मैं मुस्कान पर हाथ कैसे उठाया। उस दिन मैं टेंशन में कार भी बहुत तेज़ चला रहा था, और जिसका नतीजा यह निकला कि सामने आने वाली गाड़ी से अचानक से मेरी टक्कर हो गई। मेरी गाड़ी कलाबाजी खाकर लुढ़क गई थी। मैं बेहोश हो चुका था। जब होश में आया तो मैं हॉस्पिटल में था। मेरे पापा के साथ मुस्कान भी वहाँ मौजूद थी। उसी समय मैं अपने पापा के सामने मुस्कान को अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया था। मेरे पापा यह सुनकर मुझसे नाराज़ हो गए थे, लेकिन मैं जिस हालात में पहुँच गया था, मुझे कुछ कह नहीं सकते थे। मेरी दोनों टांगें फ्रैक्चर हो चुकी थी। डॉक्टर ने मेरी दोनों टांगों पर प्लास्टर चढ़ा दिया था। डॉक्टरों का कहना था कि कुछ महीने तक तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकती। 1 हफ्ते तक अस्पताल में रहने के बाद अपने माँ बाप के घर के बजाय मैं मुस्कान के साथ फ्लैट में चला गया। वह मेरा ख्याल रख रही थी। उसका रवैया भी बदल चुका था, लेकिन मुझे रात को दवा देने के बाद मेरे कमरे से बाहर निकल जाती थी। फिर पूरी रात वह कमरे में नहीं आती थी। मैं उस समय इस कदर मोहताज हो चुका था कि खुद से बेड से उठ नहीं सकता था। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। वह सामने कमरे में थी, लेकिन उसके कमरे का दरवाज़ा बंद था। रात की खामोशी में मुझे सामने कमरे से सिसकियों की आवाज़ें आ रही थी। उस समय कौन था जो कमरे में मुस्कान के साथ मौजूद था? मेरा जी बेहद घबराने लगा था। शायद मेरा वहम है, लेकिन यह वहम नहीं था, क्योंकि अब मुझे रोज़ ही ऐसी अजीबोगरीब आवाज़ आने लगी थी जो मेरे लिए बहुत ही दर्द का कारण बनती थी। मेरे ऑफिस के काम के सिलसिले में मुस्कान ही मुझे फ़ाइल साइन करने के लिए देती थी। मेरे ऑफिस का मैनेजर रोज़ आता था। जो भी ज़रूरी काम होता मैं उससे घर पर ही डिस्कस करता था, और फिर वह चला जाता था। काफ़ी जिम्मेदार और शरीफ लड़का था। अपने काम से काम रखता था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आज वही मेरी पत्नी के कमरे से बाहर निकलेगा।
मैंने कहा तुम? वह कहने लगा हाँ मैं। आज मेरी आंखों में आंखें डाले मुझे देख रहा था। मुस्कान भी उसके साथ खड़ी थी। उसने कुछ फाइल मेरे सामने रख दी और कहने लगी, तुम्हारी सारी जायदाद मैंने अपने नाम कर ली है, और अगर तुमने मुझे तलाक नहीं दी तो मैं तुम्हें जान से मारने में भी पीछे नहीं हटूंगी। मैं हैरत से मुस्कान को देख रहा था। मैंने कहा मुस्कान, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी कि मुझे तुम्हारी शराफत पर विश्वास था। मैं कुछ भी सोच सकता था, लेकिन तुम्हारे बारे में यह नहीं सोच सकता था कि तुम किसी के साथ नाजायज़ रिश्ता भी, क्योंकि नाजायज़ रिश्ता तो मैं भी तुमसे बनाना चाहा था और बदले में तुम्हें लाखों देना चाहे थे, लेकिन तुमने अपनी शराफत को, अपनी इज्जत को अहमियत दी थी। तो फिर आज क्यों गैर मर्द के साथ? मुझे अपनी जायदाद के छीन जाने का अफसोस नहीं है, बस तुम्हारे बदल जाने का दुख है। बेहतर है कि तुम मेरी जान ले लो, लेकिन मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता। तुमसे जुदा होकर भी तो मैं मर ही जाऊंगा। इससे अच्छा है कि तुम्हारे नाम के साथ ही इस दुनिया से चला जाऊं। मैंने ज़मीन पर गिरी पिस्टल हाथ में ली और कांपते हाथों से मुस्कान को थमा दी। मुस्कान ने पिस्टल हाथ में ले ली थी, लेकिन अगले ही पल वह रोने लगी थी। वह मैनेजर कहने लगा, मुस्कान मेरी बहन है। मैं दुबई में नौकरी करने गया था, लेकिन वहाँ मुझे किसी ने झूठे इल्ज़ाम में जेल भिजवा दिया था। लेकिन जब मैं वहाँ से छूट कर वापस आया तो मुस्कान ने मुझे सारी कहानी सुनाई थी और मुझे बहुत दुख हुआ था। तुमने मेरे बाप के साथ जो भी किया, मैंने और मुस्कान ने उसका बदला लिया है। इसलिए मैंने तुम्हारे ऑफिस में नौकरी की, तुम्हारा भरोसा जीता, फिर तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया और उसके बाद तुम्हें तकलीफ़ देने के लिए ड्रामा रचाया। यह सुनकर मैं खुद शर्मिंदा होकर रह गया था। मैंने मुस्कान से अपने हर गलत रवैये की माफ़ी मांग ली थी। औरत की सहनशीलता मर्द से कहीं ज़्यादा होती है। उसने मुझे माफ़ कर दिया था। मैं व्हील चेयर पर बैठा हुआ था, वह मेरा घुटनों पर सर रख कर बैठ गई। मुस्कान का मोहब्बत भरा स्पर्श पाकर आज पहली बार मेरे अंदर तक सुकून उतर गया था। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।